हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हो ज्ञान ध्यान। और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिवीजन करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स पर बेस्ड है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि MCQ प्रैक्टिस करना इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, तो एक तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसी पॉइंट से बन जाता है गाइज कि फंडामेंटल राइट्स हमारे किस आर्टिकल्स तक हैं। तो ये 12 से 35 तक एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें यहाँ पर पता चला। अब थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस करें आपको, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 पे इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पता चला हमें। देन फर्दर फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब जो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से लिया गया है। सो ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड हैं आपके बिल ऑफ राइट्स जो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ओके, सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के जो द बिल ऑफ राइट्स है वहीं से हमने इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो गया। देन why these rights are known as fundamental rights। तो फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि these जो राइट्स हैं these are very essential for the development of the पर्सनालिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ राइट्स ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, एजुकेशनल राइट्स हो गया, राइट, बहुत राइट टू इक्वालिटी हो गया। बहुत सारे ऐसे राइट्स इस पर इंक्लूड किए गए हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन ह्यूमन डिग्निटी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है इंडिविजुअल्स का, जिसके लिए फंडामेंटल राइट्स इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिक्योर करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम को, राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को और इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। तो जो इम्पॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 पे इंक्लूडेड हैं, दीज आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी हटाकर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट बना दिया गया है। अभी हम उसे डिटेल में देखेंगे कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देयर आर अभी प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चला। तो अगर इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है 6 फंडामेंटल राइट्स का, इनके आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो राइट टू इक्वालिटी है वो किन किन आर्टिकल्स में दिया है, तो दिस इज़ आर्टिकल 14 to 18। ऐसे ही राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये आपका आता है आर्टिकल 22 से 23 से 24। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये आपका इसके प्रोविजंस मिलते हैं आर्टिकल 25 to 28। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपके मिलते हैं आर्टिकल 29 to आर्टिकल 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं आपका, वो आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये पता चले कि क्लासिफिकेशन क्या है, जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है वो क्या है। तो जैसे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन साथ में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29, 30 ये बहुत एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अभी हम इनके अंदर के भी डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, जैसे कि आर्टिकल 14 के बाद 15, 16, 17, तो ये सारे आर्टिकल्स भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्दर चलते हैं, कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, उन्हें डिस्कस करते हैं। व्हाट आर दीज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन्हें प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है। अब ये कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप
जस्टिस पाने के लिए, न्याय पाने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या तो इसलिए इन्हें बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। मतलब जस्टिस, आप अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप जो हमारी जुडिशरी है उसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर नॉन जस्टिसिएबल, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। तो नॉन जस्टिसिएबल अगर कोई डीपीएसपी गवर्नेंस में फॉलो नहीं कर रही है सरकार, तो ऐसा नहीं है कि आप जुडिशरी के पास चले जाएं, राइट। सो डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, जबकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। समझ में आया कि जस्टिसिएबल का यहाँ मतलब क्या है? सिंपल सी मतलब ये है कि अगर वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का जो मेंशन है आर्टिकल 12 से 35, आप जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो टू गेट द जस्टिस। ओके, अब ये फंडामेंटल राइट्स का नेक्स्ट फीचर है कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर जो हमें मिले हुए हैं ये किसके अगेंस्ट में है? स्टेट के। तो बेसिकली जो ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोविज़न है ये एक चेक रखते हैं किस पर? जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट है, ताकि जो इंडिविजुअल्स के कुछ राइट्स हैं उसको इनक्रोच ना करे गवर्नमेंट। ओके, देन ये कुछ चीज़ें पता चलें। एक और इम्पॉर्टेंट आप वर्ड यूज़ होता है जब हम फंडामेंटल राइट्स का सेलिएंट फीचर्स की बात करते हैं, तो वो होता है आपका ऑब्सोल्यूट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर नॉट ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब ये है कि इन फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो अब बस इस पर कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स और नॉट एब्सोल्यूट, क्यों? क्योंकि इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कई सारे बेसिस पे होते हैं, कई सारे ग्राउंड्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि पब्लिक मोरालिटी, सिक्योरिटी, अगर नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात आ जाए, राइट, और इसके बाद से अगर हमें अदर कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन करने हैं तो इसकी बात आ जाए, तो इन सारे ग्राउंड्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। देन क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? तो यस, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, बट देयर इज़ अ कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनका जो अमेंडमेंट हो वो इस बेसिस पर हो, या इस चीज़ को ध्यान पे रखकर किया जाए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट ना हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि केशवानंद भारती केस में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रोविज़न्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कि अगर उन्हें अमेंड कर दिया जाएगा इन प्रोविज़न्स को, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे इंडियन स्टेट का नेचर है वो चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिप्लेस कर दें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो ये मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर। तो फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से अमेंड किया जा सकता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है उसे वायलेट ना करे, उसे ऑल्टर ना करे। ओके, नेक्स्ट है कि ये फंडामेंटल राइट्स ऑब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, इनका अमेंडमेंट हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स का क्या सस्पेंशन हो सकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं? तो यस, हाँ, किए जा सकते हैं। वो भी क्या कंडीशन में? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। अब नेशनल इमरजेंसी के जो हमारे जो डिटेल में जो इसका प्रोविज़न्स है अभी मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी कि किस किस आधार पर ये आपका इनका सस्पेंशन होता है। ओके, बट जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, इनके अलावा आर्टिकल 20 एंड 21 ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनका नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है गाइज ये, कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। तो वो होते हैं आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ओके, तो अब वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स को, टू गेट द बेटर आइडिया, टू गेट द बेटर क्लैरिटी। ओके, सो आर्टिकल 12 जो है वो डिफाइन करता है स्टेट को। सो मीनिंग ऑफ द स्टेट आपकी आर्टिकल 12 में दी गई है, और ये जो मीनिंग ऑफ द स्टेट है ये इंक्लूड करता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेट, स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, राइट। तो गवर्नमेंट जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, देन पार्लियामेंट जो हमारी लेजिस्लेचर है, ये पार्ट है स्टेट का। देन गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव है एंड जो स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल है वो आ जाएगा। देन ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, म्यूनसिपैलिटीज़, ये सारे लोकल अथॉरिटीज़ में आ जाएंगे। इसके बाद से आता है अदर अथॉरिटीज़। अब जो अदर अथॉरिटीज़ जो किसके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ओके, तो ये डिफ़ाइन करता है स्टेट को। नेक्स्ट चलते हैं कि डिफाइंस जो हमारा आर्टिकल 13 है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट पहले मैं बता दूं आपको, आर्टिकल आपका 12 जिसमें पूछा जाता है मीनिंग ऑफ द स्टेट कहाँ पर है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। आर्टिकल 13 पूछा जाता है जुडिशियल रिव्यू के रेफरेंस में कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास वो कहाँ से डिराइव होती है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से डिराइव होती है, तो वो है आपका आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या बात करता है, उन सारे लॉज को डिफ़ाइन करता है जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट होते हैं, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, अगर जो हमारी पार्लियामेंट है कोई लॉ पास कर रही है, जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो लॉ पास कर रहे हैं, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो उस लॉ को हमारी जुडिशियल रिव्यू के तहत उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी। एक एग्जाम्पल NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अभी आपको याद हो जो रिसेंट में हुआ था। तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो NJAC का बिल लाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके, ओके। इसके बाद से जब जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू किया इस लॉ को तो पाया कि ये इनकंसिस्टेंट हो रहा है, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है, ये जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अभी इनकंसिस्टेंट कैसे था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई है, ओके। जो NJAC को जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रही थी वो NJAC कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा था किसको, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जो NJAC था यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करेगा जजेस का, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व रहेगी, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन नहीं रहेगी। इसके आधार पर इसे जुडिशरी ने नल एंड वॉइड किया, ओके। तो ये हो गया जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पर आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जो जुडिशियल रिव्यू रहता है, जो हमारी जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करती है, वो किस आर्टिकल से डिराइव करती है पावर, आर्टिकल 13। देन फंडामेंटल राइट्स आर क्लासिफाइड इन द 6 कैटेगरी। हमने ऑलरेडी मेजर क्लासिफिकेशन देख लिया था, अब हम इसके हर एक वो सिंगल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो राइट टू इक्वालिटी में आप देखेंगे कि 5 तरीके के राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब यहाँ से ये सारे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं गाइस, सब कभी ना कभी आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो सब पाँचों के पाँचों याद करके जाने। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ के 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव नोशन, एक है निगेटिव नोशन। तो जो निगेटिव नोशन है ये बात करता है कि आप किसी को अनइक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो, मतलब चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कॉमन मैन हो, कोई भी इन 2 पर्सन को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। बट दिस इज़ द निगेटिव नोशन जो बात करता है कि प्रोहिबिट्स द अनइक्वल ट्रीटमेंट। पॉजिटिव नोशन बात करता है कि हमें इक्वल को हमें इक्वली ट्रीट करना है और अनइक्वल को अनइक्वली ट्रीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 इयर्स या 5 इयर्स का जो चाइल्ड है, क्या उसको इक्वली ट्रीट किया जा सकता है सेम जैसे एडल्ट को ट्रीट किया जा सकता है। जब क्राइम की बात आती है, पनिशमेंट देने की बात आती है, तो आप देखोगे कि जो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं उनके पनिशमेंट के प्रोविज़न्स अलग हैं। इसके बाद से जो हमारे एडल्ट्स हैं अबव 18 उनके प्रोविज़न्स जो पनिशमेंट के हैं वो अलग हैं। तो ये पॉजिटिव नोशन की बात करता है, डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द इक्वल पीपल, ओके। सो ये हो गया आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देन आर्टिकल 15 पूछा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द वेरियस ग्राउंड्स, राइट। इसके बाद से 16 है आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सेम पूछा जाएगा कि विच आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट द equal opportunities in the public employment. Then article 17, most important fact of this topic,
abolition of the untouchability, right? Then article 18 abolition of the titles. ये important facts हैं, याद रखने हैं आपको ये। और जैसा कल मैंने बताया था आपको कि अगर जो important जो facts हैं अगर भूल रहे हैं, आप स्टिकी नोट्स लेकर अपने जो स्टडी टेबल है उसके आसपास कहीं पर लगा लें, जिसकी आपकी बार बार वहाँ पर नज़र जाए और वो फैक्ट आपको रिवाइज होते रहें और याद होते रहें। ओके, सो नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 पहले डिस्कस करेंगे, जिसके तहत ये 6 इम्पॉर्टेंट राइट्स दिए गए हैं। आपका स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, मतलब इकट्ठे होकर कुछ बात कर रहे हो ये। फिर एसोसिएशंस, संगठन बनाने का, आप इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी फ्रीली घूम सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल हो सकते हैं किसी पार्ट में। देन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप जो कैरियर चूज़ करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं, वो कैरियर परस्यू कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आर्टिकल 19, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी हर एक चीज़ें याद करके जानी है। ओके, ये सब चीज़ें आपको याद करना है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। देन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात किया जाए तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, तो कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या राइट्स हैं, तो वो आर्टिकल 20 बात करता है। देन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 21 का। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं आपका, जैसे राइट टू प्राइवेसी रिसेंट में जो चलता है। आर्टिकल 21 बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, अब ये आपका हमारा ओरिजिनली नहीं एग्जिस्ट करता था। आज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 है 2002 में लाया गया, इस अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 21 को राइट टू एजुकेशन के रूप में हमने इंसर्ट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये आपका बात करता है आर्टिकल 22। सारे ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कभी ना कभी हमारे जीएस में पूछे गए हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो आपको इन्हें याद करके जाना है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं। फिर से मैं कहूँगी आपको, जैसा कि मैंने ये वीडियोस ही इसीलिए बनाए हैं ताकि मैं इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं टॉपिक के ना, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जीएस में, उसका क्विक रिवीजन करा सकूँ आपको। और आपको ये पता, अगर आप पहली बार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जीएस के लिए, तो आपको आइडिया लग सके कि कौन कौन से एरियाज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर की। पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल हमें राइट्स देता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में, फोर्स्ड लेबर के अगेंस्ट में। देन आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की कौन बात करता है, आर्टिकल तो 24। देन फर्दर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हमारे ये 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस या प्रोफेशन या प्रैक्टिस या प्रोपगेशन ऑफ योर रिलीजन, जो भी आप फॉलो करते हैं। देन आर्टिकल 26 बात करता है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कैसे करना है, आपको अपनी फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर को कैसे मैनेज कर रहे हो। देन आर्टिकल 27 बात करता है कि रिलीजन के नाम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। देन आर्टिकल 28 बात करता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने से फ्रीडम दी गई है, मतलब आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, फॉलो करने हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है। देन नेक्स्ट कैटेगरी जो 5th कैटेगरी थी, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, जो आर्टिकल 29 एंड 30 में दिया गया है। तो 29 बात करता है जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, उनको प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 30 बात करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं, एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो आर्टिकल 30 बहुत पूछता है आपका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की कौन आर्टिकल बात करता है, जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं इनकी बात कौन करता है, तो आर्टिकल 29। तो आपको ये याद करके जाने हैं। अब जो लास्ट हमारी कैटेगरी है 6th कैटेगरी, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 22 बात करता है। और
ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम जुडिशरी को अप्रोच करेंगे ना, क्योंकि ये राइट्स जस्टिसिएबल हैं। अब जुडिशरी हमें ये कैसे हमें रेमेडी प्रोवाइड करेगी, कैसे हमें जस्टिस प्रोवाइड करेगी, तो इसके लिए रिट्स इशू किए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा। सो दीज आर द 5 रिट्स जो इशू किए जाते हैं फॉर द फंडामेंटल प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपका हिबियस कार्पस, रिट मैंडेमस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्टीरियो, और ये रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं ये। सो हिबियस कार्पस बात करता है आपका किसी भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन मैंडेमस बात करता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगी। ओके। देन क्यू वारंटो बात करता है कि जो पब्लिक कोई पर्सन है जो पब्लिक ऑफिस को ऑक्युपाई कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, वो कहीं रॉन्गफुली तो नहीं है, दैट इज़ लेजिटिमेट है या नहीं। ओके। देन प्रोहिबिशन बात करता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट किसी केस को प्रोसीड कर रही है, इंटरटेन कर रही है, तो उसको रोकना अगर वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है तो। देन सर्टीरियो पावर होती है आपके हायर कोर्ट्स की, जैसे अगेंस्ट द लोअर कोर्ट्स, जिससे कि जो लोअर कोर्ट्स है उसकी प्रोसीडिंग्स को रिमूव करके उस नेक्स्ट जो हायर कोर्ट्स है उस पर लाया जाता है। ओके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के रूप में हमें अवेलेबल हैं। देन आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, 35 ये इम्पॉर्टेंट मतलब पूछे नहीं जाते हैं आर्टिकल हमारे एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पार्लियामेंट है वो उसे एम्पावर किया गया है टू मेक द लॉ ऑन द फंडामेंटल राइट्स। ओके। और ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव हैं वो बनाएंगे लॉ। आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो आपके लॉज हैं वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के। आर्टिकल 34 बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इन द केस ऑफ मिलिट्री रूल, जैसे मार्शल रूल भी कहते हैं, राइट। इसके बाद से आर्टिकल 33 बात करता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, तो पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पीपल हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, राइट, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो लोग हैं, उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट कोई लॉ लाकर रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इस जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स में कोई पर्सन ए है, तो अगर पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया रिलेटेड टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन, और ये काम कर रहा है, इसके पास इंटरनल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू सिक्योरिटी, तो बाई यूजिंग द फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो पब्लिक में जाकर सारी चीज़ें लीक नहीं कर सकता, उसे कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेंगी चीज़ें। दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल टू शो कि किस तरीके से चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये हमारे सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे कि जो ओरिजिनली 7 कैटेगरी थे फंडामेंटल राइट्स के, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी वाली कैटेगरी को डिलीट कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1978। बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ये भी देखो, इसको क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, एक तो पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट, तो ये है नंबर जो 44th, फिर किस ईयर में, तो ये है 1978। अब राइट टू प्रॉपर्टी में फर्दर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी प्रेजेंट में किस आर्टिकल में राइट टू प्रॉपर्टी है, सो दिस इज आर्टिकल 300A। देन लीगल स्टेटस पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी का प्रेजेंट लीगल स्टेटस क्या है, तो ये है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, राइट। अभी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, देन बात कर, एक और इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन से 2 आर्टिकल थे राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट्स पे ओरिजिनली प्रेजेंट थे, अभी नहीं है। सो ये थे आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल 19(1)(f) जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इन दो जो हमारे प्रोविजंस थे फंडामेंटल राइट्स में रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, इन दो आर्टिकल्स को हटाकर कहाँ ला दिया गया है, आर्टिकल 300A में। ओके, तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स थे, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो अमेंडेबिलिटी है फंडामेंटल राइट्स की, इसकी बात की जाए तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनका अमेंडमेंट किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, और पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बिल पास करेगी। साथ में टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है उसे फॉलो किया जाना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीज़न, एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये मैंने अलग से इसीलिए मेंशन किया है। सो दीज आर दी 5 फंडामेंटल राइट्स जो सिटीजन्स को हैं, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। नेक्स्ट बात करेंगे सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, किस ग्राउंड्स पे, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 है, आर्टिकल 352 से लेके 360 बात करते हैं जो इमरजेंसीज़ हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, स्टेट इमरजेंसी है, इस जो पॉपुलर है प्रेसिडेंट रूल के नाम से। आर्टिकल 360 जो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो सस्पेंशन की बात किया जाए कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया, मतलब वो फोर्स में नहीं है। तो आर्टिकल 358 बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और आर्टिकल 359 दोनों पूछे जाते हैं। अब दोनों में डिफरेंस समझेंगे। आर्टिकल 358 बात करता है कि अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो जो आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब कि कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं लाना पड़ेगा आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बस इसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो देश में, वो किस ग्राउंड में डिक्लेयर की गई हो, जो हमारा वॉर है, एक्सटर्नल वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, तभी जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होगा। ध्यान रखना है कि ये नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन जो 3rd ग्राउंड है उसके आधार पर ना डिक्लेयर की गई हो। तो ये समझ में आया, क्लियर हो गया यहाँ पर आर्टिकल 358। अब आर्टिकल 359 क्या बात करता है? आर्टिकल 359 कहता है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, ओके, वो किसी भी ग्राउंड में हो, चाहे वो आपका एक्सटर्नल वॉर के जो वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन, किसी भी के ग्राउंड पे जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की गई हो, तो आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग अगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको उनका जो इन्फोर्समेंट है उसको होल्ड में रखना है या सस्पेंड करना है, तो प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर लाना पड़ेगा, और उस ऑर्डर में वो सारे फंडामेंटल राइट्स को लिस्ट आउट किया जाएगा जिसे सस्पेंड किया जाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेसिडेंट ने ऑर्डर लाया नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद कि जो आर्टिकल जो हमारा राइट टू रिलीजन है, राइट 25 to 28 वाला, एंड देन जो हमारा माइनॉरिटीज़ के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है आर्टिकल 29-30, इनको सस्पेंड किया जाना है, इनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड किया जाना है। एक ऐसा ऑर्डर प्रेसिडेंट ने निकाला। तो अब हमारे जो ये दो कैटेगरी की मैंने बात करी ना, राइट टू रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये 2 राइट्स का मेंशन है लिस्ट में, तो सिर्फ ये 2 राइट्स का इन्फोर्समेंट ही सस्पेंड होगा, बाकी नहीं होगा। अगर 3 कैटेगरी शामिल कर दें तो वो भी सस्पेंड हो जाएगी, राइट। तो इट डिपेंड्स कि प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में किन किन फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात कर रहे हैं।
तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब थोड़े से और क्लैरिटी के लिए मैं आगे चलूँ तो बात करूँगी कि ये जो प्रेसिडेंट वाला ऑर्डर है आर्टिकल 359, इसके लिए ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट जो ये ऑर्डर ला रहे हैं ना कि इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाना है, उस ऑर्डर को पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करना होगा, राइट। उसके जैसे जैसे अप्रूवल के लिए जितनी जल्दी हो सकेगा। प्रेसिडेंट ने जब ऑर्डर ला दिया तो एज सून एज पॉसिबल उस ऑर्डर को प्रेजेंट करना होगा पार्लियामेंट में, राइट, फॉर द अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट मनमानी किया और अपना कुछ भी राइट्स को कर दिया, भाई पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, जैसे ही वो नेशनल इमरजेंसी ओवर हो जाएगी, ये जो इनइफेक्टिव था, ये जो हमारे ये जो ऑर्डर था, सस्पेंशन था हमारे फंडामेंटल राइट्स का, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो 358 बात करता है कि जो नेशनल इमरजेंसी किस आधार पर होनी चाहिए। हमने यहाँ पर देखा कि ये वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर होना चाहिए, जबकि आर्टिकल 359 कहता है कि जो नेशनल इमरजेंसी की गई हो वो किसी भी आधार पर हो सकती है, किसी भी ग्राउंड पर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन से हो, किसी भी आधार पर हो सकती है वो। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 20 एंड 21 इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है इवन द ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 2 आर्टिकल्स हैं जिसको नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। सो दीज आर दी आर्टिकल 20 एंड 21 जिन्हें कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओके तो अब ये 2 आर्टिकल में अंतर पता चला आपको। आर्टिकल 358 बात करता है कि नेशनल इमरजेंसी अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 359 कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी है वो किसी भी ग्राउंड पर क्यों ना हो, तो अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है तो प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर लाना पड़ेगा और उन फंडामेंटल राइट्स को लिस्ट आउट करके जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा। गेटिंग इट? जबकि आर्टिकल 358 में 19 को सस्पेंड करने के लिए कोई ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इवन अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो दोनों पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना। आर्टिकल 20, 21 पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। सो डिफरेंस मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो यहाँ पर आप इसे रीड आउट पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपका। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द अब्सेंस ऑफ, सो इक्वालिटी का क्या मतलब है सोसाइटी में? अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, तभी भाई जब प्रिविलेजेस का अब्सेंस होगा तभी ना इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो पाएगी। इसके बाद से पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी हमने देखा ना कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इवन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो वो आपका क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बाद से B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सॉरी मैंने आंसर पहले ही बता दिया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आर्टिकल 32 है जिसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस राइट्स के बारे में बात करता है? तो ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसे कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, तो पहले तो ये पूछता है कि B.R. अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो वो आर्टिकल 32, एक क्वेश्चन ये बना। फिर किसने, ये भी पूछता है कि किसने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो किसने कहा? B.R. अम्बेडकर ने। अब पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 जिसको B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा, ये किस राइट्स के बारे में बात करता है? तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन बनाए और ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने तीनों क्वेश्चन अलग अलग नहीं इंक्लूड किए क्योंकि फिर वो लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने सोचा एक ही क्वेश्चन में मैं ये तीनों एक्सप्लेन कर दूँगी।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस। सो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आपके किस आर्टिकल में मेंशन है? तो हमने देखा था ना आर्टिकल 25 टू 28 के बारे में। आर्टिकल 29, 30 क्या बात करता है? आपका जो एजुकेशनल कल्चरल राइट्स है माइनॉरिटीज़ के। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हम देख रहे थे ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हमें मिली हुई है और हम फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, तो कोर्ट कैसे हमें जस्टिस देगी? तो ये होता है आपका रिट के द्वारा, जो हमने इम्पॉर्टेंट रिट्स डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट आ गया अनटचेबिलिटी वाला कि किस आर्टिकल ने अबॉलिश किया है? तो आपका आर्टिकल 17। लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स कि आर्टिकल 18 क्या था। हमने डिस्कस किया है ऊपर, सो आर्टिकल 18 क्या था ये भी बताना मुझे। और आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इसे वो कर देती हूँ, नहीं तो एक और। अच्छा हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आर्टिकल 18 किस बारे में बात करता है। हाँ, तो नेक्स्ट है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं? तो पार्ट 3। अब फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? क्या इनकी फीचर्स, जो सेलिएंट फीचर्स हमने पढ़े ना, उसमें देखा था कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल। देन फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, क्या है? तो कांट भी सस्पेंडेड, तो ये होएगा ही नहीं। हमने देख लिया कि क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्या विल ऑफ द प्रेसिडेंट, नो। विल ऑफ द प्रेसिडेंट से तो नहीं होता ना, कई सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। सो मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ओके, नेशनल इमरजेंसी। ओके, सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स? कौन? तो ये आपका आर्टिकल 12 टू 35, पहली लाइन हमने पढ़ी थी ये। फिर है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो राइट टू फ्रीडम है वो किन किन आर्टिकल्स में मेंशन है? तो राइट टू फ्रीडम हम बात करते हैं आर्टिकल 19 टू 22, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे जो डिस्कस करने थे आपके साथ में। सो होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। तो डू लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स कैसा लगा आप आज का डिस्कशन। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पता चले हों, वर्थफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरीके का कंटेंट मैं क्रिएट करूँगी अपने चैनल में। मैं जीएस कवर करूँगी पूरा, कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी कर सकूँ। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।